हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक रहने वाला है आपका क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस सिंगल वीडियो में अपन पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, उन सब बातों को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपके क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो अलग अलग इनके मॉडल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वहाँ से बन गए, या फिर जो भी आपके स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, आप जो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, थ्योरी, पूरी लेक्चर सीरीज है वो वहाँ पे अपलोडेड है। सो क्रोमोसोम पे अपन जाने से पहले अगर अपन इनके बात कर लें कि जो मेन टर्म्स हैं वो किस किस ने दिए थे। सो अगर अपन बात करें कि क्रोमेटिन की, सो क्रोमेटिन वर्ड आपके दिया था फ्लेमिंग ने। अगर बात करें कि जो क्रोमोसोम टर्म है वो किसने कॉइन किया था, सो वाल्डेयर कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर पूछे कि रोल ऑफ क्रोमोसोम इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, सो उसका कैरेक्टर जाता है मॉर्गन को। सो मॉर्गन डिस्कवर्ड द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो आपके एग्जाम है उसके लिए जो पीजी वाले सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक जो मॉलिक्यूलर बायो के हैं वो आपके करवा दिए हैं। ये लास्ट टॉपिक था, वो भी आपके खत्म हो जाएगा, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ये बात यहाँ पे नहीं करने वाले कि क्रोमोसोम होते क्या है, क्या काम होता है, वो सारी बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। सो ये सारी चीजें अपन ने देख रखी है। अगर अपन बात करें सिंपल वर्ड में, तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं हमेशा। इसको माइनर जो इनका डिफरेंस है वो समझना जरूरी है कि इनके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म कौन सी है, लेस कंडेंस्ड कौन सी है। ठीक है, सो इसको भी अपन देख लेते हैं। सो यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर अपन बात करें क्रोमेटिन की, ठीक है, सो एक थ्रेड लाइक ये भी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये थोड़ी लूज होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। सो लेस कंडेंस्ड फॉर्म एंड लूज पैक्ड। ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट होता है इंटरफेज में, जो नॉन डिवाइडिंग सेल है वहाँ पे। ठीक है, लेस कंडेंस्ड है, ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमेटिन के अंदर फिर आपके दो टाइप के आते हैं। सो पहली चीज जो क्रोमेटिन है वो लेस कंडेंस्ड फॉर्म है। दो तरीके हो गए यहाँ पे आपके पास, एक तो हो गया यूक्रोमेटिन और एक हो गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन आपके दो प्रकार के हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की बात करें, सो एक तो ये लूजली पैक्ड है और ये डेंसली पैक्ड है। दूसरा जो डिफरेंस है, ये लाइट स्टेनिंग है और ये डार्क स्टेनिंग है, हेटेरोक्रोमेटिन। थर्ड जो डिफरेंस है इसके अंदर, उसका ध्यान रखना है कि यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन के पर्पज से एक्टिव होते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये होते हैं आपके इनएक्टिव। सो ये डिफरेंस ध्यान रखना आपको क्रोमेटिन के दोनों टाइप में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रोमोसोम की, कि क्रोमेटिन की बात हो गई, अगर अपन क्रोमोसोम की बात करें, दोनों वर्ड देखने में सिमिलर हो सकते हैं, थोड़ा इनका जो डिफरेंस है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। सो ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है
ये ऐसे कह सकते हैं कि टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन, टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन। डीएनए हाई कॉम्पैक्ट है यहाँ पे। सो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। सो सिंपल वर्ड में आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो क्रोमेटिन आपको ध्यान रखना है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो लूज पैकेजिंग है, जबकि क्रोमोसोम है वो हाईली कंडेंस्ड है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। मेन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, प्लस यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या क्या होता है। सो अपन बात करें क्रोमोसोम डीएनए प्लस जो मेन है यहाँ पे इसका कंपोजिशन डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डीएनए है प्लस डीएनए के अंदर आपका उसके साथ हिस्टोन है जो मेन प्रोटीन होती है, उसके बाद में उसके अंदर आपके पास आरएनए है प्लस उसके अंदर आपके जो एंजाइम्स वगैरह है नॉन स्टॉन प्रोटीन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। सो कंपोजिशन का ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो जब भी क्वेश्चन बने कि क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की जो आप अगर बात करोगे किस किस चीज़ का उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना हुआ है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है और उसके अलावा नॉन हिस्टोन है, आरएनए है, एंजाइम है और मेटेलिक आयंस वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हिस्टोन और जो डीएनए है वो 1:1 में प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन एंड डीएनए रेशियो ध्यान रखना आपको 1:1। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन के अंदर यहाँ से आपके पास जो हिस्टोन की जो अलग अलग फॉर्म आती है टाइप, H1 है, H2A, H2B, H3 एंड H4। अभी अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अपन तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा पूरा। ठीक है, सो मेन बात ये हो गई। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए की जब भी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके पास डीएनए है, सॉरी क्रोमोसोम की कंपोजिशन की, डीएनए है, आरएनए है। प्रोटीन के अंदर आपके पास में हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है। मेटेलिक आयंस के अंदर आपके पास कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो एक तो ये कंपोजिशन का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो कौन से प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर आपके पास आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, सो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कि जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अपन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं पूरा 1 बाय 1 करके, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ से उसकी कवर हो जाएगी। सो अगर अपन एक डीएनए का डायग्राम बनाए, सॉरी क्रोमोसोम का, डीएनए का नाम बार बार आता है, क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, इसी के साथ में यहाँ पे स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी यही। यहाँ पे जो और एक नैरो रीजन है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड में होंगे आपके पास में क्या, टेलोमियर। सो जो क्रोमोसोम है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन मेन अपने पास चीजें हैं वो है आपके पास में क्रोमेटिड्स हो गए, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजन रीजन बोलो या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट बोलो, उसके बाद में आपके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकंड है, टीलोमियर है और सैटेलाइट है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। ठीक है, क्रोमोसोमल सैटेलाइट। ठीक है, अब अगर अपन बात करें क्रोमोसोम को, जब आप देखते हो तो उसके अंदर आपको कौन सी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जो अलग अलग रीजन है। सो पहला आता है आपके पास में क्रोमेटिड्स, और इस हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धगुणसूत्र। फिर आता है आपके पास सेंट्रोमियर जो आपका गुणसूत्र बिंदु, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट मीन्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हो गया जो प्राथमिक संकीर्णन है, जो थोड़ा सिकड़ा हुआ एरिया है। उसके बाद में आपके पास में है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसको बोले NOR, अभी लिखेंगे तो देख लेंगे, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। उसके बाद में आपके पास टीलोमियर, सैटेलाइट। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, इसको अपन वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, क्रोमेटिड क्या है। ठीक है, सो दैट सारी चीजें एग्जाम के पर्पज से क्लियर हो जाए। सो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमियर, सैटेलाइट। सो पहले अगर बात करें अपन क्रोमेटिड्स की, सो मेटाफेज में जब भी आप क्रोमोसोम देखते हो सो दो लीनियर एक धागे समान स्ट्रक्चर में डिवाइड रहता है। ठीक है, और उसको जो लीनियर वाली स्टेज है उसको अपन बोलते हैं क्या, क्रोमेटिड्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर पर एक दूसरे के साथ में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना है। और फिर जो एनाफेज होती है वहाँ पे दोनों सेपरेट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना थोड़ा कि इसका मेन मेन जो पर्पज क्या है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसका ध्यान रखना है। सो क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो क्रोमेटिड्स हैं जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो जुड़े कहाँ से रहेंगे, आपके सेंट्रोमियर के द्वारा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो सेकंड स्ट्रक्चर आती है आपके पास में, सेंट्रोमियर। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स है और दोनों क्रोमेटिड्स जुड़े रहेंगे आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा। सो ये चीज ध्यान रखना है। सो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक दबा हुआ सा स्थान होता है, नैरो रीजन होता है जो कॉन्स्टेंट होता है, उसकी जगह फिक्स है, और जो दो क्रोमेटिड्स है उनको अटैच रखता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट काइनेटोकोर। ठीक है, सो ध्यान रखना है, जो सेंट्रोमियर है जो दो प्रोटीन डिस्क है वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर। इसका भी ध्यान रखना है। काइनेटोकोर एक्चुअली जो स्पिंडल्स है उसके लिए जो मेन साइट है वो आपकी काइनेटोकोर। सो यहाँ से भी ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। सो जो प्राइमरी नैरो रीजन है, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो गया आपका क्या, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के द्वारा आपके दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ से अटैच रहते हैं। सो ये चीज़ यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है। सेंट्रोमियर, इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका सेंट्रोमियर रीजन है, ठीक है, वहाँ से जो आपका क्रोमोसोम नैरोवर है रिमेनिंग पार्ट के अलावा, उसको अपन बोलते थे क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करें, रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर का रीजन है, ठीक है, एट द रीजन ऑफ
at region of centromere the chromosome is narrower than remaining part of chromosome. ठीक है, अदर पार्ट के अलावा जो सेंट्रोमियर के पास में जो दबा हुआ है सकड़ी सी जगह है उसको बोलते हैं अपन क्या, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये ध्यान रखना है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, सो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ध्यान रखना, कहाँ पे प्रेजेंट होगी आपके सेंट्रोमियर के अंदर, सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है वहां। और सेंट्रोमियर के हिसाब से भी अपन क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं, अभी थोड़ी देर में अपन देखेंगे उनको वन बाय वन करके, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वहां से भी। सेंट्रोमियर के बाद में आपके पास में आता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी तो आपका सेंट्रोमियर पे हो गया, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो नैरोवर रीजन है, एक और रीजन मिलेगा आपको, उसको बोलेंगे अपन क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो नॉन स्टैंडिंग होती है, स्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं है। और इसको अपन बोलते हैं दूसरा नाम NOR, इसी का नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब यहाँ से एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन क्या बनता है वो ये बनता है कि ह्यूमन के अंदर कौन से क्रोमोसोम पे NOR रीजन प्रेजेंट है। तो ह्यूमन के अंदर 13, 14, 15, 21 एंड 22 इन ह्यूमन क्रोमोसोम। ठीक है, सो कौन से क्रोमोसोम है, 13, 14, 15, 21, 22, क्या शो करेंगे, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। यहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो सिंपल आपको समझना है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो लेस स्टेनिंग पार्ट है, ठीक है, इसको अपन समझ सकते हैं लेस स्टेनिंग पार्ट। ठीक है, तो लेस स्टेनिंग पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन क्रोमोसोम है कौन से, 13, 14, 15, 21, 22, वो शो करते हैं कि आपका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये चीज ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में आपके पास में आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब ये हो गया कि NOR के बाद का जो रीजन है उसका आप बोलोगे क्या, सैटेलाइट। सो रिमेनिंग पार्ट आफ्टर NOR इज नोन एज सैटेलाइट। सो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है आपके पास टीलोमियर। जो पोलर एंड है क्रोमोसोम के उसको अपन क्या बोलते हैं, टीलोमियर। सो पोलर एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि जो क्रोमोसोम के एंड है वो लास्ट में क्या, राउंडेड और सील्ड होते हैं। ठीक है, और दोनों एंड के ऊपर आपको टीलोमियर देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्रोमेटिन है वो आपको यहाँ पे लूप्स के रूप में देखने को मिलते हैं, उसी को बोलते हैं अपन क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सॉरी टीलोमियर, इस चीज का ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीलोमियर के ऊपर आपको देखने को मिलती है क्या, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर कौन सी होती है, ध्यान रखना, TTAGGG, ये किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर। सो ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर जो टीलोमियर है उस पर जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है वो कौन सी है, TTAGGG, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज का काम है क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट क्रोमोसोम एंड, क्योंकि इसकी शॉर्टनिंग है वो आपके रिलेटेड है एजिंग से, कैंसर से। प्रोटेक्ट क्रोमोसोम एंड्स, ये चीज ध्यान रखनी है। टीलोमियर की जो शॉर्टनिंग है उसका लेना देना है आपके एजिंग के साथ और कैंसर के साथ। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। तो मेन चीजें आ गई आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर। अगर कंफ्यूजन है तो इसको ध्यान रखना, सेंट्रोमियर को और काइनेटोकोर को। सेंट्रोमियर है आपके स्पिंडल अटैचमेंट रीजन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पिंडल अटैचमेंट रीजन। अगर बात करें काइनेटोकोर की तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है किसके ऊपर, सेंट्रोमियर पे। काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क एक तरह की,
सो काइनेटोकोर को अपन क्या कहेंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑन सेंट्रोमियर। सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। सो क्रोमोसोम के अंदर आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, टीलोमियर आपको देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, टीलोमियर होगा, सैटेलाइट रीजन होगा। सो ये चीज होगी आपकी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ से ध्यान रखना, सेंट्रोमियर आपका काम आता है स्पिंडल फॉर्मेशन में। सेंट्रोमियर हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो एनाफेजिक मूवमेंट होती है सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की, उसके अंदर ही भाग लेता है, पार्टिसिपेट इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि जो भी पॉइंट बता रहा हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, so उसको माइंड में रखे अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट एग्जाम के लिए चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाए। सो एक क्रोमोसोम की अपने पूरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूड हो गए, टीलोमियर्स की बात हो गई। ठीक है, टीलोमियर में ध्यान रखना कि अगर रिचनेस की बात करें, सो टीलोमियर मोस्टली आपको जीटी रिच सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो टीलोमेयर की लेंथ है वो हर सेल डिवीजन के साथ में छोटी होती जाती है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कैंसर सेल है वो टीलोमेरेज एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से टीलोमेयर शॉर्टनिंग है वो रुकती है और सेल है वो इमॉर्टल होती है। इस लाइन का ध्यान रखना, कैंसर सेल प्रोड्यूस टीलोमेरेज एंजाइम which prevent telomere shortening, telomere shortening and cell become immortal। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जो आपके टीलोमियर सॉरी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की जो लोकेशन है, उस पोजीशन है, उसकी बेस पे अपन जो क्रोमोसोम की शेप है उसको डिटरमाइन करते हैं, और उसके बेस पे जो क्रोमोसोम के टाइप है उसको देखते हैं। सो क्रोमोसोम टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बेस पे जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको अपन देखते हैं वन बाय वन करके। अलग अलग नाम है, इसका ध्यान रखना। आपके पास में एक आता है मेटासेंट्रिक, दूसरा आता है आपके पास सब मेटासेंट्रिक, तीसरा आता है आपके पास में एक्रोसेंट्रिक, और चौथा आता है आपके पास टीलोसेंट्रिक। अब देखो, मेटा का मतलब हो गया बीच में, अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बीच में प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। सो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर एट मिडल ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर एट मिडल। और ये स्ट्रक्चर बनती है आपकी कैसे, वी शेप, ध्यान रखना। सब मेटासेंट्रिक का मतलब ये हो गया कि क्रोमोसोम है वो आपके जो मिडल वाला पार्ट है उसके नियर में है। ठीक है, सेंट्रोमियर नियर मिड। ठीक है, सेंट्रोमियर है जो आपका मिड वाला पार्ट है उसके जस्ट पास में होगा, उसका ध्यान रखना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। सो ये होता है मोस्टली आपका कैसा, एल शेप का, शेप ध्यान रखनी है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें, सो एक्रोसेंट्रिक है आपका जो एंड है उसके जस्ट पास में है, सेंट्रोमियर नियर एंड, नियर वन एंड। ठीक है, जिससे क्या होगी, एक स्मॉल आर्म बनेगी, किसमें बनेगी, एक्रोसेंट्रिक में, क्योंकि आपका एंड के जस्ट पास में है तो इसलिए एक छोटी आर्म और बनेगी, और ये होता है आपका जे शेप्ड का। टीलो का मतलब ये हो गया कि वो आपके एकदम टोटल एंड पे है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। ये ध्यान रखना।
सेंट्रोमियर एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और ये होता है मोस्टली आपके आईसेप्ट का। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास एक क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ये हो गई, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया, मिडल में है। अगर मैं यहाँ बोलता है कि थोड़ा सा मिडल से आगे है तो सब मेटासेंट्रिक। अगर मैं बोलता है कि एकदम एंड पे है तो ये टिलोसेंट्रिक हो जाता है, और अगर ऐसे बोलता है कि नियर एंड है तो ये आपका एक्रोसेंट्रिक हो जाता है। सो सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेस पे क्रोमोसोम को आपको शेप ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में, तो इस चीज़ को समझना है। फिर एक क्रोमोसोम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप का मतलब ये हो गया कि आप अगर आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर क्रोमोसोम को, क्यों, तो कैरियोटाइप का एक डायग्राम की एक रिप्रेजेंटेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम की इन ए डिक्रीजिंग साइज। सो डायग्राम represent homologous chromosome in a decreasing size। इंक्रीजिंग नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना है डिक्रीजिंग साइज है। ठीक है, और ध्यान, और बेंडिंग पैटर्न से अपन क्या करते हैं, फिर क्रोमोसोम के पार्ट्स का पता लगाते हैं। जैसे आपकी अलग अलग बेंडिंग पैटर्न, जी बेंडिंग है, ठीक है, सी बेंडिंग है, क्यू बेंडिंग है, वहां से पता लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, डेनवेर। डेनवेर ने क्या किया कि जो क्रोमोसोम है, जो 22 पेयर्स उनको, और जो 2 सेक्स क्रोमोसोम उनको 7 ग्रुपों में बांटा। ठीक है, डेनवेर classified 22 pairs of chromosome, sorry, autosome and 2 sex chromosome इन 7 ग्रुप। कितने ग्रुप में? 7 ग्रुप में। अब 7 ग्रुप में से ये पूछते हैं कि x किस में है, y किस में है, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर पूछे कि ह्यूमन क्रोमोसोम 46 के बारे में करेक्ट नंबर किसने बताया था, उसको भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने 7 ग्रुप बताए, तो ग्रुप ए में ध्यान रखना। अगर बात करें ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में आपके पास में क्रोमोसोम कौन से हैं? 1, 2, 3। बी की बात करें 4 और 5। सी की बात करें तो 6 से 12 एंड एक्स क्रोमोसोम। सो एक्स किस में आएगा आपका, ध्यान रखना है, एक्स आएगा आपका सी ग्रुप में। इसके बाद में अगर डी की बात करें, डी में आता है आपके 13, 14 और 15 क्रोमोसोम। इसके बाद अगर ई की बात करें तो ई में आता है आपका 16, 17, 18। एफ की बात करें तो एफ में आता है आपके पास 19 और 20। ये चीज़ ध्यान रखना है। जी की बात करें, लास्ट ग्रुप बचा है, जी के अंदर आपके पास में आएगा 21, 22। ठीक है, और आपके पास में क्या है, वाई क्रोमोसोम। सो वाई क्रोमोसोम किस में आ गया, एक्स तो आ गया था सी में, और वाई आ गया आपके जी ग्रुप के अंदर। सो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्स तो आएगा सी ग्रुप में और वाई आएगा आपके जी ग्रुप में। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दूसरी चीज़, एक नाम और ध्यान रखना, जे एच, क्योंकि ये टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पीजी वाले मेंशन है, इसलिए थोड़ी चीज़ें डिटेल में देखनी पड़ेगी। एक साइंटिस्ट है जे एच टिजो एंड ए लेवान discovered the correct number of human chromosome as 46। तो ये चीज ध्यान रखना, जो करेक्ट नंबर वाला 46 वाला आइडिया है वो किसका है, वो है आपकी जे एस टीजो एंड ए 11 का। सो यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जो अगला पॉइंट इसमें आता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बाद, वो आता है आपके क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज समझनी है कि क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास डीएनए है, काफी लॉन्ग डीएनए है, वो फोल्ड कैसे होगा, पैक कैसे होगा, न्यूक्लियस में अरेंज कैसे होगा, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सो ध्यान रखना, वेरी लॉन्ग डीएनए फोल्डेड कैसे होगा, पैक्ड
and arranged in nucleus सो दैट वो क्या रहेगा, पूरा एकदम टाइनी स्पेस के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है, डीएनए एक्सप्रेस में काम आएगा। इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अगर मान लो आपका डीएनए 2 मीटर का है बट न्यूक्लियस में कुछ ही माइक्रोमीटर में अरेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो डीएनए जैसे आपका फोल्डेड है, पैकेजिंग है, अरेंज है न्यूक्लियस में, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर डीएनए आपका प्रॉपर फोल्डेड नहीं रहेगा, लॉन्ग फॉर्म में रहेगा, सो ना तो जीन एक्सप्रेशन में काम आएगा और उसको स्पेस ज़्यादा चाहिएगा फिट होने के लिए, और प्रोटेक्शन भी उसका कम हो जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं डीएनए क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उससे क्या होगा, डीएनए एक्टिविटी है, सेल डिवीजन है, उसमें हेल्प होती है। अब इसमें क्या स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, स्टेप वाइज पूरी प्रोसेस देखे तो अपन, ठीक है। स्टेप वाइज की बात करें तो सबसे पहले आती है डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स ये हो गया आपकी बेसिक स्ट्रक्चर, तो किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। ज़्यादा कोई कॉम्पैक्ट नहीं होता, ये हो गया आपकी बेसिक स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग, वॉटसन एंड क्रिक। दूसरा नाम आता है यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोसोम, जिसको बोलते हैं अपन बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने दिया था, क्या मतलब है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो डीएनए है वो आपके हिस्टोन प्रोटीन है उसके चारों तरफ रैप हो जाता है, डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जिसके ऊपर धागे के ऊपर क्या दिखती है, बीड्स दिखती है। और ये कौन सी फॉर्म होगी, 10 nm, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है, जो डीएनए है वो हिस्टोन के चारों तरफ पैक किया गया है। ध्यान रखना है 146 बेस पेयर डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन कोर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कितने बेस पेयर है, 146 है। इस चीज का ध्यान रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 तरह की जो स्टोन है फॉर्म आपके, जो बीड बनाएगी उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, जिसके अंदर होगी ऑक्टामर, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 प्रोटीन्स, ठीक है। कहने का मतलब चार की, सबकी अलग अलग 4 काइंड, जिसके अंदर अपन उसको कंसिडर करेंगे। हिस्टोन कोर में क्या आएगा, हिस्टोन कोर, ऑक्टामर में, हिस्टोन कोर में H2A, H2B, H3, H4, 2 कॉपीज ईच, इसलिए क्या बनता है फिर आपका ऑक्टामर। एक होता है लिंकर डीएनए, वो क्या करता है, डीएनए को कनेक्ट करता है न्यूक्लियोसोम से। सो लिंकर डीएनए कनेक्ट न्यूक्लियोसोम। H1 का काम है लिंकर, ठीक है, ठीक है। सो आपको हिस्टोन में ध्यान रखना है, जो H1 है वो किसका काम हो गया, आपके लिंकर का, एज। दूसरी चीज जो न्यूक्लियोसोम है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये चीज भी ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है सबसे पहले उसको दिखाया था आपके कॉर्नबर्ग ने, रोजर कॉर्नबर्ग। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम के लिए थोड़ा ध्यान रखना इसका। ऑक्टामर में कितनी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना है, हिस्टोन वाला लिंकर कौन सा H1 है, उन सब की कॉपी कितनी है, 2 कॉपी है। सो ये चीज़ ध्यान रखना। एक हो गया हिस्टोन लिंकर H1, उसके बाद में H2A, H2B, H3 और H4, ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, तो इस चीज़ को समझना है। और अगर पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, सो वो आपकी न्यूक्लियोसोम, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, देन आंसर विल बी न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा इसकी जो सीक्वेंसिंग है वहाँ से पता लगता है इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और न्यूक्लियोसोम एक तरह से ये मान लो कि जो क्रोमेटिन है उसकी रेपिटेटिंग यूनिट होती है। सो बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन जब भी पूछे तो आंसर होगा आपका न्यूक्लियोसोम। और अगर पूछे कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्शन, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन
तो भी आपका क्या होगा, न्यूक्लियोसोम। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में आता है आपके पास में क्या, 30 nm फाइबर मॉडल। 30 nm फाइबर जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपका आगे फोल्डिंग है वो होती है 30 nm फाइबर के अंदर। ठीक है, और 30 nm फाइबर से एक तरह क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है, किसके अंदर, इंटरफेज है उसके दौरान। तो इसको सिंपल समझेंगे, 30 nm फाइबर्स आर क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ द इंटरफेज। ठीक है, न्यूक्लियोसोम की फोल्डिंग होके जो न्यूक्लियोसोम चेन है उसकी फोल्डिंग हो जाएगी, क्लोजली पैक्ड कोयल स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे अपन क्या, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इस लाइन का ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम चेन इनटू क्लोजली पैक्ड एंड कोइल्ड स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे अपन, सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड मॉडल के अंदर जो न्यूक्लियोसोमल डीएनए फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर सुपर हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होंगे आपके 6 न्यूक्लियोसोम पर टन। कितने होंगे, 6 न्यूक्लियोसोम पर टन। तो जो डीएनए की जो पैकेजिंग है उसके अंदर पूरी प्रोसेस का ध्यान रखना है। न्यूक्लियोसोमल सोलेनॉइड मॉडल है वो दिया गया था, ये दिया गया था आपके आर्थर कॉनबर्ग एंड थॉमस। ये चीज़ भी एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर ध्यान रखना, एक जिगजैग मॉडल और है, जिगजैग मॉडल, स्ट्रेट लिंकर डीएनए। अगर पूछे कि स्ट्रेट लिंकर डीएनए की मॉडल की बात करें तो वो कौन सा होगा, जिगजैग मॉडल, स्ट्रेट डीएनए लिंकर। सो डीएनए डबल हेलिक्स हो गया था सबसे सिंपल वाला। उसके बाद में आपके पास था न्यूक्लियोसोम वाला 10 nm फाइबर वाला, जिसमें अपने बोला बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तीसरा था 30 nm फाइबर। उसके बाद में आता आपका लूप डोमेन। ठीक, ये होता है आपका 300 nm फाइबर। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये होता है आपका लगभग 700 nm फाइबर। और लास्ट में आता है आपका मेटाफेज क्रोमोसोम, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, मेटाफेज क्रोमोसोम 1400 nm। या इसको बोलें कि अगर पूछे कि फुल्ली कंडेंस्ड कौन सा है, तो वो आपका मेटाफेज क्रोमोसोम, फुल्ली कंडेंस्ड, जिसके अंदर आपके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स एट सेंट्रोमियर्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइन एट सेंट्रोमियर, जो अपन ने पहले बात की थी अभी अपन ने। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आपको एग्जाम के लिए जो मेन मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो अगर पूछे कि बेसिक यूनिट, तो न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन में। अगर पूछे कि हिस्टोर, जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसकी कंपोजिशन, हिस्टोन ऑक्टामर, सो H2A, H2B, H3 और H4। अगर पूछे लिंकर प्रोटीन तो योर आंसर विल बी H1। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रोमेटिन है, एक्टिव रीजन है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है।
ठीक है। सो ये मेन चीज़ें थी आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम का भी ध्यान रखना है, हो सकता है बाई चांस यहाँ से पूछ ले। सो ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, पूरी अपने सारे मॉडल की बात कर ली। ठीक है, पहला आपका जो डीएनए हेलिक्स वाला है, सिंपल वाला। उसके बाद में आता है आपके पास न्यूक्लियोसोम, 10 nm फाइबर, 30 nm फाइबर, लूप डोमेन्स, क्रोमेटिन कंडेंसेशन और लास्ट में मेटाफिज क्रोमोसोम। सो ये चीज़ पूरी ध्यान रखनी है समरी के तौर पे। उसके बाद में जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है उसका भी ध्यान रखना है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे एक तो आता है आपके पास पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, डिस्कवर्ड बाय E.G. बाल्बिनी इन कायरनोमस लार्वी। ठीक है, सो कायरनोमस लार्वी के अंदर ढूंढा गया था किसको, सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है, उसको नाम दिया क्या, पॉलीटीन क्रोमोसोम, क्योंकि इनके अंदर क्रोमेटिड्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, क्रोमेटिड्स नंबर आर हाई। ठीक है, इसके अंदर आपको जो नाम आया बाल्बिनी, उसी के बेस पे बाल्बिनी रिंग्स है, बाल्बिनी रिंग्स, या उन्हीं को बोलते हैं पप्स। कहने का मतलब क्या है, जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है कुछ कुछ जगह से वो थोड़ा फुला हुआ रहता है, स्वेलिंग रहती है, उसको बोलते हैं बाल्बिनी रिंग। सोलन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, बाल्बिनी रिंग या पप्स। और ये मोस्टली काम आती है हेल्प इन आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एमआरएनए के लिए जो बाल्बिनी रिंग्स है उसका रोल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम हो गया, एक आता है आपके पास में लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम, सो ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मिलता है आपको oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स, मोस्टली एम्फीबिया के अंदर, ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। ये ध्यान रखना है, कौन सी स्टेज, डिप्लोटिन, ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, लैम्प ब्रूस स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे, उसी के बेस पे नाम पड़ा लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम। सो ये ध्यान रखना है, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, डिप्लोटिन स्टेज का प्लस लाइवरी ग्लैंड वाला है, उसका ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसको अपन देख लेते हैं बार। ठीक है, टाइप अपने बात हो गई। सो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ जुड़ती है, सेंट्रोमियर पे, सिस्टर क्रोमेटिड्स joined at centromere। ठीक है, सेंट्रोमियर हेल्प्स इन स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, ध्यान रखना, सेंट्रोमियर हेल्प इन स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। जो सेट क्रोमोसोम होते हैं, सेट क्रोमोसोम सेटेलाइट वाले, हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम आपके 10 nm है, ये ध्यान रखना। डीएनए डबल हेलिक्स पूछे तो 2 nm। 30 nm सोलिनोइड पूछे, सोलिनोइड या जिगजैग, जो अभी अपन ने बात की थी, 30 nm। मेटाफेज क्रोमोसोम का ध्यान रखना स्पेशली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मेटाफेज क्रोमोसोम
100 400 nm, सॉरी 1400 nm। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम हो गया। लिंकर ही हो गया आपके हिस्टोन। मेटाफेज की मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सारी चीज़ें आपको ऊपर बता दी। पोलिटिन क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। लेम्ब्रूस क्रोमोसोम है उस साइड के अंदर मिलेगा, ये ध्यान रखना। बीट्स ऑन स्ट्रिंग किस में आएगा? न्यूक्लियोसोम में। हिस्टोन ऑक्टामर में 8 प्रोटीन होगी। टीलोमेयर सीक्वेंस आपको टी ए जी जी बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है वो रिलेटेड आपके आरएनए सिंथेसिस से, आरएनए सिंथेसिस। सो ये थे आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सो आपके मॉलिक्यूलर बायो का फर्स्ट एड बायोलॉजी के लिए जो पीजी वाला सिलेबस था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। रेप्लिकेशन वगैरह पहले करवा दिए, मैराथन क्लासेस भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है जो अपना गूगल प्ले स्टोर से, जोन ऑफ लाइफ साइंस नाम से ही है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगली यूनिट कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम बचा है फर्स्ट एड एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग मैराथन क्लासेस के लिए कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वाली यूनिट चलानी है। टूल टेक्निक आपने करवा दी है। सो होपफुली ये वीडियो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।